हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 फोरेंसिक साइंस जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमने पूरा का पूरा पेपर 10 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है मल्टीपल वीडियोस में, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। हम वीडियो में क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही रहे हैं, आंसर्स भी डिस्कस कर रहे हैं और किस तरीके के और क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 91। तो आपने ये ट्रेंड भी मल्टीपल टाइम्स देखा होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक आपको क्राइम सीन सिनारियो या फिर कोई एक ऐसे एविडेंस की लिस्ट दी जाती है। कुछ भी हो सकता है, एक तरीके का पैसेज होता है जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है। एंड इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, हो सकता है वो जनरल फोरेंसिक साइंस से, हो सकता है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से, हो सकता है फोरेंसिक केमिस्ट्री से, हो सकता है फोरेंसिक बायोलॉजी से हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। सो 91 से लेकर 95 तक के जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी ही पैसेज से रिलेटेड है और ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज क्या कहता है? अ फीमेल रिपोर्टेड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन हर लोकेलिटी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोई फीमेल है, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पे रिपोर्ट करी गई है अपने लोकेलिटी में, दैट हर हस्बैंड हैड अटेम्प्टेड टू मर्डर हर बाय स्ट्रैंगुलेशन। किससे? स्ट्रैंगुलेशन से। अच्छा, एक लेडीज ने अपने लोकेलिटी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करा है कि मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की है और कैसे मेरा गला घोटने की कोशिश की है। ऑन एग्जामिनेशन ब्रूजेस लाइक मार्क्स वेयर नोटिस। अब जब एग्जामिनेशन हुआ तो कैसे मार्क्स दिखे? ब्रूजेस लाइक मार्क्स वेयर नोटिस्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द नेक। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों की साइड पे ब्रूजेस अवेलेबल है। द स्किन अराउंड दीज मार्क्स वॉज इन्फ्लेम्ड एंड कवर्ड विथ टाइनी ब्लिस्टर्स। ठीक है, अब क्या है? छोटे 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 टाइनी टाइनी ब्लिस्टर्स स्किन में ऑलरेडी हैं। सिमिलर मार्क्स वेर नोटिस्ड ऑन हर पाम्स। कहाँ पे मार्क्स वैसे ही सिमिलर दिख रहे हैं? पाम्स में भी, एंड टिप्स ऑफ द फिंगर, पाम टिप्स ऑफ द फिंगर एंड नियर द नेक एरिया। On further examination, these marks were found to have been caused by the application of juice of marking nut। किससे? मार्किंग नट के जूस के एप्लीकेशन की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, ये इस पैसेज में बताया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। टेकन इन लार्जर डोज मार्किंग नट प्रोड्यूसेस। अब आपको मार्किंग नट से रिलेटेड साइंस, सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पोस्टमार्टम सिम्टम्स भी पता, सिम्टम्स नहीं बोलना चाहिए, पोस्टमार्टम मॉर्टम इंटरवल में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे ब्लिस्टर्स ऑन द थ्रोट, कन्वर्जन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन एंड सेडेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जिसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर है बी एंड सी। क्या है? बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ब्लिस्टर ऑन द नेक इन्होंने बोला है, थ्रोट में नहीं बोला है। थ्रोट अंदर साइड का पार्ट हो जाता है, तो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन होती है इससे, कन्वुल्जन्स भी होते हैं जब ज्यादा हायर डोज में लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हमने कर लिया डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2, मार्किंग नट बिलोंग्स टू विच ऑफ दीज कैटेगरीज। जो मार्किंग नट है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? हिप्नोटिक, इरिटेंट्स, प्रोटीनियस एंड कार्डियक। जब आप देखते हो क्लासिफिकेशन, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में भी क्लासिफिकेशन पढ़ाया हुआ है, तो जो मार्किंग नट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इरिटेंट। मार्किंग नट एक तरीके का इरिटेंट है। जितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं इरिटेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इरिटेंट्स होते हैं, वैसे ही जो मार्किंग नट है उसमें प्रॉपर्टीज होती है इरिटेंट्स की, और वो इरिटेंट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड टू रजिस्टर हर कंप्लेंट। उसकी एफआईआर कौन रजिस्टर करेगा? एसडीएम, पुलिस, सीबीआई और मजिस्ट्रेट। ठीक है, सो अब कौन यहाँ पे रजिस्टर करेगा? पुलिस रजिस्टर करेगी। पुलिस एफआईआर पुलिस रजिस्टर करती है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास वो गई है रिपोर्ट लिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होके एसडीएम पे
टिक करने को होते हैं, बट नहीं, FIR का ऑथराइजेशन है सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास, तो पुलिस ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूस ऑफ मार्किंग नट कॉजेज डेथ इफ अप्लाइड टू। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अगर मार्किंग नट अप्लाई करें डिफरेंट प्लेसेस पे तो क्या डेथ हो सकती है, इफ इट कॉजेज डेथ। आपके यहाँ पे ऑप्शंस है वजाइना, ईयर, स्क्रोटम एंड फिंगर्स। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इफ the marking nut juice is applied in vagina, then it can cause dangerous effect or it can cause death। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो अनऑथराइज्ड और जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि इलीगल वे में अबॉर्शंस होते हैं, उसमें भी मार्किंग नट का इस्तेमाल किया जाता है, ये सोच के कि इससे अनवांटेड चाइल्ड अबॉर्ट हो जाएगा। सो ये भी एक चीज आपको याद रखनी है, दैट मार्किंग नट जूस इज ऑल्सो समटाइम यूज्ड फॉर इलीगल अबॉर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मार्किंग नट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सुपरमार्केट, लॉन्ड्री, बीटल शॉप और आयुर्वेदिक शॉप। तो बीटल शॉप में आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये बीटल शॉप में मिलेगा एंड लॉन्ड्री में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, क्यों मार्किंग नट को आप पढ़ोगे कि जो धोबी होते हैं ना, जो लॉन्ड्री का काम करते हैं, वो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बीटल शॉप से भी इनको परचेज कर सकते हो, मतलब कोई भी पर्सन बीटल शॉप से परचेज कर सकता है, लॉन्ड्री वालों के पास से परचेज कर सकता है। बट अभी जब से इसकी प्रॉपर्टीज पता लग गई है लोगों को, और जब से कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं इलीगल अबॉर्शंस के और किसी को नुकसान पहुंचाने से रिलेटेड, तब से ये अवेलेबल नहीं ही होते। तो यहाँ पे आप बीटल शॉप या फिर लॉन्ड्री करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। मार्किंग नट कॉमनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बीटल शॉप वेयर इट मे बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन बीटल नट प्रिपरेशन फॉर द अदर पर्पसेस। सो अदर पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है, बट लॉन्ड्री कुड बी द करेक्ट आंसर एंड बीटल शॉप कुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मार्किंग नट वहीं पे ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 टू क्वेश्चन नंबर 100, और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, लाइक लिटरली सरप्राइजिंग क्वेश्चन था फोरेंसिक स्टूडेंट के लिए। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया है लिटरली। मैंने कभी पूरी की पूरी हिस्ट्री में जो यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस है उसमें ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे। हाँ, आपको एक मैं ईयर भूल रही हूँ कि कौन से ईयर में इस तरीके का क्वेश्चन है। एक बिलिस्टिक से भी ऐसे क्वेश्चन आया था जिसमें आपको हैवी फिजिक्स के फॉर्मूलेज लगाने पड़ते टू गेट द आंसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अ क्रोमेटोग्राफर वाज गिवन अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 4 एनालाइट्स। क्रोमेटोग्राफी हम क्यों यूज करते हैं, सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफर वो बंदा है जो कि क्रोमेटोग्राफी करेगा। सो आपने क्या करा, यू गेव अ मिक्सचर ऑफ समथिंग विच 4 एनालाइट्स, नेमली WXYZ। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, इसको सेपरेट करना है क्या यूज करके, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। अब जो HPLC है इट इज आइसोक्रेटिक सिस्टम, आइसोक्रेटिक सिस्टम है। C18 इसमें कॉलम लगा हुआ है, C18 कॉलम 215 to 5 mm का। it has UV detector, the chromatographic data obtained is given under the table। ठीक है, अब ये आपका क्रोमेटोग्राफिक डाटा है। एनालाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेंशन टाइम यहाँ पे है, विड्थ ऑफ पीक बेस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे नॉन रिटेन्ड जो है वो 3:1 हमने लिया है, और विड्थ ऑफ द पीक हमने कुछ भी बेस नहीं लिया। अब आ जाओ WXYZ पे। सो W का क्या है 5:4, एंड देन वी हैव 0.41। जो विड्थ ऑफ पीक है बेस की वो मिनट्स में 0.41, और जो रिटेंशन टाइम है इट्स 5:4। X के लिए इट्स 3:3 एंड 1.07। देन Y के लिए इट्स 4:1 एंड 1.16। देन Z के लिए 21:6 एंड 1.72। ठीक है, जो पीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फ्रॉम the obtained chromatographic data calculate the retention time for the analyte W। ठीक है, आपको एनालाइट W के लिए रिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना है, राइट। अब ये जो रिटेंशन टाइम है ये ओवरऑल रिटेंशन टाइम है। ठीक है, सो इसको आप एज इट इज लिख भी नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं गलती से, सॉरी। अभी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आप आ जाओ कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, के होता है इन क्रोमेटोग्राफी एनालाइट। ठीक है, अब कौन से फॉर्मूला से हम यूज करते हैं, के इज इक्वल टू रिटेंशन टाइम ऑफ एनालाइट माइनस रिटेंशन टाइप ऑफ नॉन रिटेन्ड कंपोनेंट्स।
अब यहाँ पे यूज होगा ये नॉन रिटेन्ड कंपोनेंट्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप लिखोगे बाय रिटेंशन टाइम ऑफ नॉन रिटेन्ड कंपोनेंट, उसके डिनोमिनेटर में भी होगा, ठीक है। जब आप सारे वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो इट विल बी k इज इक्वल टू 5:4 माइनस 3:1 बाय 3:1 इज इक्वल टू 1.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इट विल कम लाइक 0.583। अब यहाँ पे माइनस है तो वी कैन रिमूव द माइनस, ठीक है। सो द रिटेंशन फैक्टर के ऑफ द एनालाइट W इज अप्रोक्सीमेटली 0.583, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेट अ मिनट, 0.58 है। सो yes, 0.54 is the most approximate answer for this question, ठीक है। अब 0.58 है तो यूजुअली हम इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.5 के अराउंड आसपास कुछ भी नहीं है। 0.74 है बहुत ज़्यादा, 3.40 बहुत ज़्यादा है, 1.22 बहुत ज़्यादा है, बट 0.54 इज द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर for this question. I hope this is clear. Let's move to the next question. Question number 97. What is the difference between retention factor of analyte Z and analyte W? ठीक है, इसके रिटेंशन फैक्टर का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रिटेंशन निकालनी पड़ेगी सेम फॉर्मूला से जो भी हमने जस्ट निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ों को हम निकाल रहे हैं, एक्स और वाई का, तो वी विल राइट के एक्स एंड के वाई, वी विल पुट द सेम फॉर्मूला, विल पुट दी वैल्यूज जो हमको टेबल में मिली हुई है, एंड देन वी विल गेट द रिटेंशन टाइम। अब रिटेंशन टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, के एक्स माइनस के वाई, ठीक है। सो ये रिटेंशन फैक्टर, के एक्स का रिटेंशन फैक्टर एंड के वाई का रिटेंशन फैक्टर आप पुट करोगे एंड यू विल गेट समथिंग अराउंड 0.112, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन दी रिटेंशन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई एनालाइट इज अराउंड 0.122। अब यहाँ पे 112 है, सो वी विल mark it as 0.2, 0.2, दिस इज द मोस्ट अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे ना अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा काम करती है, जब आप पेपर 1 DI भी करोगे, सो अप्रोक्सीमेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0.11 है, 0.11 है, सो दैट्स वाई वी आर लाइक राइटिंग एज 0.2। तो 0.2 मतलब सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. A chromatographer, to decrease the retention time of analyte Z without altering the retention time of other compound, what modification in the developed method should be proposed? First option क्या है, altering the composition of mobile phase, increase of flow rate after elution of analyte Y, removing the analyte Z from the mixture and replacing with C18 column, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको एक इमेजिनरी सिनेरियो बता रहा है ये कि एनालाइट जेड का आपको अल्टर करना है रिटेंशन टाइम बिना किसी और मॉडिफिकेशन के, तो आप क्या करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज द फ्लो रेट आफ्टर इल्यूशन ऑफ एनालाइट वाई, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। जब हमें अगर रिटेंशन टाइम जेड का अल्टर करना है, सो वी हैव टू इंक्रीज द फ्लो रेट आफ्टर द इल्यूशन ऑफ एनालाइट वाई। हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। रिटेंशन टाइम क्रोमेटोग्राफी का, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। रिटेंशन टाइम इज द टाइम दैट इट टेक्स फॉर अ कंपाउंड टू ट्रैवल थ्रू दी क्रोमेटोग्राफिक कॉलम एंड रीच द डिटेक्टर। उस पूरे के पूरे टाइम को हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम, जो कि ये अपना रन होके, अपने मीडियम से रन होके डिटेक्टर तक पहुंचते हैं और फिर डिटेक्ट होते हैं। रिटेंशन टाइम इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स लाइक कॉलम टाइप, जो कॉलम आप यूज कर रहे हो, जैसे कि C18 कॉलम। मोबाइल फेस का कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फ्लो रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो Z का रिटेंशन टाइम है, इट हैज़ अ लॉन्गर रिटेंशन टाइम दैट इंडिकेट्स दैट इट इंटरैक्ट्स मोर स्ट्रांगली विद द स्टेशनरी फेस विच इज कॉलम 18, C18 कॉलम, ठीक है। अब जो एनालाइट Z है वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब उसका जो इंटरेक्शन है आपके स्टेशनरी फेस के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक अज्यूम करो, एग्जाम्पल, आप कहीं मार्केट गए हुए हो और आपको उसी मार्केट में आपका बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है,
ठीक है, आप उससे ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरैक्ट करोगे, बात करोगे, हो सकता है 2-3 शॉप्स में आप दोनों साथ में ही जाओ, साथ में रहोगे, यू माइट लाइक गेट अ कॉफ़ी टुगेदर और कुछ भी, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहोगे, यू विल स्ट्रांगली इंटरैक्ट विद ईच अदर क्योंकि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो बना लो, आप मार्केट गए हो और आपको कोई क्लासमेट मिल जाता है, नॉट अ बेस्ट फ्रेंड, नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड, बट ही इज अ क्लासमेट, ही नोज यू और शी नोज यू और यू बोथ नो ईच अदर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप थोड़ा सा इंटरैक्ट करोगे, हाय हेलो, व्हाट यू आर अप टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद यू विल जस्ट टेल हर और हिम बाय, उसके बाद अपने काम पे लग जाओगे। तो आप क्या करोगे, बहुत कम टाइम के लिए उससे इंटरैक्ट करोगे। ऐसे ही होता है आपके स्टेशनरी फेज और आपके कंपोनेंट पे। जब आपका कंपोनेंट स्टेशनरी फेज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करता है इंटरैक्ट, तो ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिटेंशन होने में, उसका रिटेंशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट बहुत पुअरली अगर वो इंटरैक्ट करता है तो वो जल्दी से निकल जाएगा, मतलब जाएगा स्टेशनरी फेज से इंटरैक्ट करेगा एंड इट विल जस्ट रन क्विकली। अब जो जेड का रिटेंशन टाइम है वो ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, मतलब इंटरैक्ट कर रहा है कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। जब आप रिटेंशन टाइम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ज़्यादा है इसका रिटेंशन टाइम। दिस स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कॉजेज स्लोअर इल्यूशन ऑफ एनालाइट जेड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा इल्यूट होने में। ठीक है, इंक्रीज कर देंगे अगर हम फ्लो रेट, तो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज आफ्टर इल्यूशन ऑफ एनालाइट वाई, यू कैन इफेक्टली रिड्यूस द रिटेंशन टाइम ऑफ एनालाइट जेड, क्योंकि हम फ्लो रेट बढ़ा देंगे। A higher flow rate means the mobile phase moves more quickly through the column that carries analyte Z anyway from the stationary phase at a faster rate। ठीक है, अब y को हमने क्या कर लिया, इल्यूट कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि पहले इल्यूट हो जाएगा। अब z स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल z का तो बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल स्टेशनरी फेज, बट y का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो y तो जल्दी निकल गया। अब y के जल्दी निकलने के बाद आप क्या करोगे, फ्लो रेट बढ़ा दोगे। मतलब आपको लेट्स से यू हैव टू कैच अ बस और मे बी यू हैव टू कैच अ ट्रेन, मे बी यू हैव टू कैच अ मेट्रो एक सर्टन टाइम की, तो आप अपने दोस्त के साथ, भले ही वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बट आपकी मेट्रो तो मिस हो जाएगी, बट आपकी ट्रेन बस वट एवर यू वॉन्ट टू कैच वो मिस हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे कि यार भाई बहुत जल्दी मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, हम आराम से फ़ोन में बात करेंगे, तो आप जल्दी निकल जाओगे। तो ऐसे ही आपको जेड को फोर्स करना पड़ेगा, उसका फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी जल्दी निकल जाए और उसका फ्लो रेट चेंज हो जाए, मतलब उसका रिटेंशन टाइम चेंज हो जाए। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, जस्ट गो थ्रू इट। ये पीडीएफ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एप्लीकेशन डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये पीडीएफ एसेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, पीडीएफ से मुझे याद आया, एप्लीकेशन से मुझे याद आया, आई हैव टू रिमाइंड यू ऑल दैट वी हैव अ एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे पास है यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के 2 कोर्सेज। एक कोर्स को हम कहते हैं स्टडी मटेरियल कोर्स, दूसरे कोर्स को हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स। वीडियो लेक्चर कोर्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी पेपर 1 पेपर 2 की, बट स्टडी मटेरियल कोर्स में ये वीडियो वाली सीन हट जाएगी। बाकी सारी चीज़ें पीडीएफ नोट्स है, यूनिट वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर है, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ पीडीएफ अवेलेबल है, सारी चीज़ें। तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, लाइव लेक्चर्स भी हैं, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं, पीडीएफ, सब कुछ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में मिलेंगे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट प्रिपरेशन है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। सो इफ यू आर टारगेटिंग December 2023 UGC NET JRF examination, this course is for you. Do join our classes and prepare for your examination. Let's move ahead. Next question is question number 99. Looking at the chromatographic data, which range describes correctly the resolution of X and Y? 100% resolved, somewhere between 90 to 70% resolved, somewhere between 40 to 20 and 0% resolved. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? To assess the resolution of X and Y from the given chromatographic data, we need to calculate the resolution first. रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बच्चे टेंड टू स्किप इट। रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट्स में t इज इक्वल टू R2 माइनस टी R1, डिनोमिनेटर में है W1 प्लस W2। अब ये समझ लो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज क्या रेफर करते हैं। योर RS इज रेजोल्यूशन बिटवीन 2 पीक्स। जो दो पीक्स आते हैं जब आपको क्रोमेटोग्राफिक डाटा मिलता है, सो रेजोल्यूशन क्या है, इट इज दी रेजोल्यूशन बिटवीन 2 पीक्स। TR1 क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज रिटेंशन टाइम ऑफ X। TR2 रिटेंशन टाइम ऑफ Y, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था।
अर्लियर, है ना, जो पहले क्वेश्चन आया था। W1 क्या है, विड्थ ऑफ पीक ऑफ एक्स एट इज बेस, जो कि आपके टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है। W2 क्या है, विड्थ ऑफ पीक वाई एट द बेस, ये भी आपको टेबल में मिला हुआ है। अब देख लो, हमने ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि भाई रिटेंशन टाइम क्या है, टेबल में ऑलरेडी बेस पीक का विड्थ आपको दिया हुआ है। सो एक्स का रिटेंशन टाइम इज 13.3, वाई का रिटेंशन टाइम इज 14.1, देन बेस विड्थ क्या है 1.07, 1.16। आप टेबल से रेफर कर लो अगर रेफर करना है। जब सारे के सारे वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इट विल बी अराउंड 0.71। ठीक है, जब 0.71 आपका आंसर आ रहा है रेजोल्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो अब आपको ये इंटरप्रेट करना है कि ये कहाँ पे सही सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, कि समवेयर बिटवीन 90 to 70% it correctly describes the resolution of x and y basis on the on by calculating RS वैल्यू। ठीक है, रेजोल्यूशन का जो वैल्यू है, सो इट इज अराउंड 90 to 70%। ओके, सो 0.71 आने से वी कैन इंटरप्रेट दैट। Okay, so I hope every thing is clear, and let's move to like last question of this paper, question number 100. From the obtained chromatographic data, which one of the following correctly describes, इसको correct कर लेना please, I'm so sorry for this, correctly describes the analyte Z in comparison to analyte W. It is non-polar in nature, low in molecular weight, having less affinity with stationary phase, although the retention time is different, but the physical property of both analytes are similar. So, okay, so correct answer here is third, having less affinity with stationary phase. जब आप टेबल में देखोगे तो stationary phase आपको समझ में आ जाएगा। Analyte Z has a longer retention time 21.6 minutes, which is compared to W 5.4 minutes. तो इनके retention time में क्या है, डिफरेंस है, Z and Y having less affinity with stationary phase। ठीक है, तो इनके retention time is the main thing here, so this is the correct answer, option third is the correct answer। ये PDF available है, just go through the explanations and all that, and आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी समझ में आ चुका है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते करते। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस 100th क्वेश्चन, पेपर 2 हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और अगर हेल्पफुल रही हैं सो हम इस वीडियो को, आपको लाइक करना नहीं भूलना है, हमारी क्लासेस ज्वाइन करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन्हें भी ये वीडियोस हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। डू जॉइन अस, डू कनेक्ट टू अस। Thank you so much again for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.